अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान अप्रोप्रिएशन बिल 2016 एंड राजस्थान फाइनेंस बिल पर चर्चा करने के लिए हम लोग सब यहाँ कई दिन से उपस्थित हैं, आज उपस्थित हैं। सत्ता और प्रतिपक्ष के सब सदस्यों ने बजट पर अपने विचार रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए हैं और मैं नेता प्रतिपक्ष और सब माननीय सदस्यों की बहुत बहुत आभारी हूँ। 16 मांगे हाउस के सामने आई हैं, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई है। कंसर्न मिनिस्टर्स ने अपने अपने विभाग का पूरा अच्छा लेखा जोखा सबके सामने रखा है और मैं समझती हूँ कि इसके अंदर भी बहुत अच्छी बहस हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 204 के अंतर्गत सभी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के पास होने के बाद ही कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से हम राशि विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए ही ये अप्रोप्रिएशन बिल लाया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कुछ सोच समझकर ऐसे प्रावधान रखे हैं। इसीलिए इस बिल के ऊपर बहस करना बहुत ही आवश्यक है और मैं मानती हूँ कि यही बिल वो बिल है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को ऑथराइज करेगा और बजट की जो हमारी कल्पना है उसको ज़मीन पे लाने का काम करेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को एक विकसित और सशक्त राजस्थान बनाने का जो सपना हम सब साकार करना चाहते हैं, वो तभी साकार होगा जब हम सब जो यहाँ बैठे हैं मिलकर अपने आप को जनता के ट्रस्टी माने। जनता का जो पैसा हो उसको ट्रस्टी के रूप में राजकोष से पाई जो निकलता है उसको जनता तक पहुंचाने का काम, ताकि उसका अच्छा, सुंदर और सुनहरा भविष्य का हम लोग आगे चल के निर्माण कर सकें। ऐसी परिस्थिति को लाने की कोशिश हम तभी कर सकेंगे जब हम अपने आप को उनके पैसे का और पब्लिक एक्सपेंडिचर के ट्रस्टी माने जाएंगे। पब्लिक मनी के खर्च के लिए एक अलग अलग नियम और कानून बनाए गए हैं और ये समय समय पर बनाए जाते हैं जब ज़रूरत उनकी पड़ती है। अभी हमने ये भी देखा है कि प्री ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट, लोकल फंड ऑडिट, CAG ऑडिट, ऐसे कई वॉचडॉग एजेंसीज़ हैं जो इन चीज़ों को वॉच करती हैं। इसका सदुपयोग तभी होता है पैसों का जब अच्छी तरह से ये ओवरसी करते हैं और हम उनके उस पर काम करते हैं। इसलिए सरकारी पैसा हमको अपना खुद का पैसा मानकर और उसके अच्छी तरह से उपयोगिता सुनिश्चित करें, ताकि निश्चित रूप से कोई टिकाऊ और अच्छे क्वालिटी के काम हों और परिसंपत्तियां जो हैं वो बनाए जाएं। हमने पहले भी देखा था कि इसको किस तरीके से पिछले 2003 से लेकर 8 तक हमने इसकी क्रियान्विति की थी और हम अभी भी मानते हैं कि अगर ट्रस्टी के रूप में हम इसको आगे ले जाएंगे तो आने वाले समय के अंदर उसी तरीके से, उसी समझ के साथ हम इन परिसंपत्तियों का सृजन कर सकेंगे जिसका फ़ायदा हमारी राजस्थान के जनता का होगा। इसके एवज में, और मैं समझती हूँ कि क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता का भला हो आगे चल के, और चाहे इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हों, सब इसी एक ही मन के हैं, ये मैं मानती हूँ। इससे जनता का आभार भी, उसका स्नेह भी, उसका आशीर्वाद भी, उसका साथ भी हम सबको मिलेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए एक परिवार के रूप में राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी पब्लिक एक्सपेंडिचर के संबंध में। पब्लिक एक्सपेंडिचर से संबंधित एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की ओर आपका सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। सबसे एक सटीक सिद्धांत है वो जो कहता है कि एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस in respect of expenditure incurred from public monies as a person of ordinary prudence would exercise in respect of the expenditure of his own money. हाल ही में सदन के पटल पर CAG की रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस के संबंध में अभी रखी गई है और उसमें यह कहा गया है कि राज्य में जो बेहतर सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्टेट्स एक्सपेंडिचर। व्यय की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार के 3 व्यूज हैं। फर्स्ट, एडिक्वेसी इन द प्रोविजन ऑफ फंड्स, माने पर्याप्तता प्रोविजन फंड्स के प्रोविजन में, एफिशिएंसी इन एक्सपेंडिचर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंडिचर।
मानव विकास के स्तर को अगर हमें बढ़ाना है तो इसके लिए ये आवश्यक है। और राज्य की जो मुख्य सामाजिक सेवाएं हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो हेल्थ है, उस पर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने की हम लोग सबको कोशिश करना है, तभी ये सुधार आएगा। 2014-15 के दौरान डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सोशल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीनों एक्सपेंडिचर्स के ऊपर CAG ने एक विस्तृत स्टडी की। तीनों कैटेगरीज के स्टडीज से बहुत उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए। इसलिए माननीय सदस्य, मैं भी उन्हीं से कोट करना चाहूँगी, CAG के रेफरेंस में वहाँ से लेना चाहूँगी। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने पढ़ा उसमें कि उन्होंने कंट्री वाइड स्टेट गवर्नमेंट्स के बजट का एनालिसिस किया और स्टेट गवर्नमेंट के फिस्कल प्रायोरिटीज़ को उन्होंने स्टडी की और उसके बाद उसको 7 कैटेगरीज में बांट दिया। वो 7 कैटेगरीज हैं: टोटल एक्सपेंसेस वर्सेस GSDP, total expenditure versus GSDP, total expenditure versus total development expenditure versus total expenditure, social sector expenditure versus total expenditure, economic sector expenditure versus total expenditure, capital expenditure versus total expenditure, education versus total expenditure, and health versus total expenditure. These are 7 categories जिसके अंदर उन्होंने इसको बांटा है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि राजस्थान का एक्सपेंडिचर इन 7 कैटेगरीज में नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। एक बहुत बड़ी बात है और हम सबके लिए एक बहुत गौरव की बात है। हम सबको इसमें बहुत खुशी होनी चाहिए। और इतनी पुअर फिस्कल सिचुएशन जो मैं बार बार कहती हूँ विरासत में हम सबको मिली है, उसके बावजूद भी हमने अपने प्रायोरिटीज़ को सेट किया, उनको सही लाइन पे रखा, जबकि हम इधर से उधर हो भी सकते थे, और अपने विजन के मुताबिक हमने जाके पैसा खर्च किया और इसका नतीजा ये हुआ। और अगेन माननीय सदस्य का ध्यान मैं इधर आकर्षित करना चाहूँगी और कैटेगरी वाइज में उसको आपके सामने रखना चाहूँगी कि छोटा सा टेबल है जिसमें नेशनल एवरेज वर्सेस राजस्थान एक्चुअल्स, टोटल एक्सपेंडिचर टू GSDP 16.49% है नेशनल एवरेज, और राजस्थान के अंदर औसत अनुपात जो है इज़ 19.38। सो उसका तो डिफरेंस अपने को देखने को मिल गया। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपने भी वहाँ से कोट किया, तो मैं भी ये सोचा कि भाई उसको निकाल के अब मैं करूँगी। सो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर वर्सेस टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो नेशनल एवरेज 69.12%, राजस्थान का 74.49%। ये अपने आप में अच्छा है। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर वर्सेस टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर national average is 36.5% and Rajasthan is 39.4%. Economic sector expenditure versus the total expenditure, that is 32.61%, Rajasthan's is 35.09%. Capital expenditure versus total expenditure is 14.01% and Rajasthan's actuals are 14.46%. Education versus total expenditure 16.23 and us 17.44. In health versus total expenditure is 5.04 and 5.8%. माने इन कैटेगरीज से और इनकी रिपोर्ट से अपने को ये मालूम हो जाता है, बहुत सारी ऑडिट रिपोर्ट्स जो हमने सामने देखा है, इससे ये अच्छे काम तो हमारे सामने आ ही जाते हैं, परंतु देन वी डिपेंड, अध्यक्ष महोदय जी, ऑन सच लर्नेड ऑनरेबल मेंबर्स स्पेशली, नहीं तो हम उनको अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी बनाते नहीं हो, तो हमारे मेंबर हैं ही, और इनके इसीलिए जब भी कोई सुझाव आते हैं, कोई अच्छी बात होती है, तो वो तो हम ऑन बोर्ड लेने तुरंत ही लेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये कोई इधर और उधर की बात नहीं है। बेनिफिट ऑफ राजस्थान, यही हमको सबसे सामने रख के उसको लेके चलना है। इसलिए मैं ये तो कहना चाहूँगी माननीय सदस्य कि अच्छे कार्य का तो पता चल जाता है जब अपन ये सब विभिन्न रिपोर्ट को पढ़ते हैं, और इनके मायाजाल में आप भी बहुत समझते हो और हम भी अब पढ़ने लगे हैं, तो थोड़ा सा ज्ञान हमारे भी आ गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि अच्छे कार्यों का तो बात पता चली जाती है, परंतु कमी भी दिखाई देती है। और ठीक है, कई बार हम आंकड़ों में लोगों को उलझा सकते हैं, परंतु अगर कमियों के कारण उसके गहराई में हम नहीं जाते, और जब तक गहराई में नहीं जाएंगे तो हम वो कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कमी भी पॉइंट आउट हो, और हमारी सही सोच और सही नीति तभी बन पाएगी जब
गहराई में जाके उन कमियों को समझ के उन कमियों को एड्रेस करने का हम लोग काम करेंगे। नेचुरली प्रदेश की जनता तक विभिन्न योजनाओं का हम लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने बजट की रिप्लाई में ये कहा था कि एवरी बजट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। दिस इज समथिंग दैट एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू मेक हैपन। विजन 2020 के सोच के तहत न केवल पूर्व के बजट में बल्कि इस बजट के अंदर भी हम लोगों ने कुछ अच्छे निर्णय और कुछ नवाचार भी किए। मैं इसमें आगे जाने से पहले मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि 3,21,000 करोड़ के 295 MOUs 19 और 21 नवंबर रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान हमने किए। अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता तो मैं समझती हूँ कि 3 माह के बाद 11,351 करोड़ के 51 MOUs फिर से साइन नहीं होते, और वो कोई बड़े आदमी है नहीं, ऑर्डिनरी पीपल हु बिलीव इन राजस्थान, जो आप भी चाहते हो और हम भी चाहते हैं। और हमें खुशी है कि ऐसे लोग आगे निकल के आए जिनको लगा कि राजस्थान डिलीवर कर सकता है, और इसीलिए आगे चल के 11 कुछ ही महीनों बाद मैं समझती हूँ 11,351 करोड़ के 51 MOUs फिर से साइन हुए। मैंने बजट के फर्स्ट पेज पर ही लिखा है ये, और MOU साइन होने के 3 माह के अंदर 12 प्रकरण जो हैं 4658 के कस्टमाइज्ड पैकेज जो आपने भी अपने समय में दिए हैं, हमने भी अपने समय में दिए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देना ये तो ज़रूरी है ही। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इंडस्ट्रियलाइज होगा, इकोनॉमी इम्प्रूव होगी तो नेचुरली जॉब इम्प्रूवमेंट में भी होगा। सो हमारी प्रॉब्लम तो सिर्फ ये है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉब्स, government jobs as well as private jobs. All jobs cannot be government jobs. So we have to make the effort to see that other jobs are also produced in the government, in the state, so that आगे चल के हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर सकें। हमने कहा है कि 15 लाख बच्चों को हम नौकरी देना चाहेंगे, और हमने ये भी कहा कि 2-3 एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट एरियाज़ के अंदर हम लोग ये नौकरियां दिलाने की कोशिश करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, मैंने पहले भी कहा आपको कि 6 लाख तो नौकरियां हम लोगों ने ऑलरेडी दे दी हैं, एंड दीज आर डॉक्यूमेंटेड। और सिंस माननीय सदस्य को डॉक्यूमेंट्स का काफ़ी शौक है, वो डॉक्यूमेंट्स में पहुंचा भी दूंगी ताकि उन डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छी तरह से देख भी सकोगे और उनको एक दूसरे से आप मिला भी सकोगे कि 6 lakhs in 2 years इज़ नॉट बैड। और मैं ये होप कर रही हूँ कि आने वाले समय के अंदर 15 लाख को मैं आराम से, हमारे सब गवर्नमेंट के पूरे डिपार्टमेंट्स मिलके उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कोशिश में हैं कि माहौल बने। इस माहौल को बनाने के लिए सिर्फ हम ही नहीं पर हम सबको उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। अगर माहौल बनता है तो और लोग आएंगे, निवेश होगा, और ये जो स्थिति हो रही है अभी, जो मंदी की स्थिति है, जो एवरीथिंग्स ऑन अ डाउन टर्न, ये सब स्थिति को फिर से टर्न अराउंड करने की कोशिश हम दोनों को मिलकर करनी है। बिकॉज राजस्थान अगर किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली कमज़ोर होता है वो किसी को भी सूट नहीं करता है, और इसीलिए मैं धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ कि आपने उस कोशिश को रिकग्नाइज़ किया और उस कोशिश को प्रोत्साहित करने की बात भी आपने कही। आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू वेरी वेरी मच। और मैं इसीलिए उसको करेक्ट थोड़ा सा करना चाह रही थी। निवेश के माहौल के अंदर आपने ये भी कह दिया कि सोलर प्लांट्स के पर यूनिट रेट के माने क्या हो रहा है, कोई 60,000 के आ रहा है, कोई 5,000 के आ रहा है, कोई 6,000 के आ रहा है। मैं माननीय सदस्य साहब को इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी तो उस सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने की हमारी पूरी कोशिश हो रही है, परंतु खुशी की बात तो ये है कि सोलर प्लांट्स के पर यूनिट रेट अब कम आ गए हैं। जहाँ 6.45 रुपीज़ पर यूनिट था एक ज़माने में, आज वो 4.34 पर यूनिट का रेट आ गया है। वही अपने आप में बहुत अच्छी बात है। धीरे 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 ये एक दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपको ज़मीन पे दिखाई नहीं देगी, परंतु मैं समझती हूँ कि अगर हमने एक हेल्थी प्रथा अभी बना दी तो आगे चल के इसका फ़ायदा राजस्थान को देखने को मिलेगा, और मैं इसी चीज़ के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगी कि जो निर्णय और नवाचार हैं, फिर से रिमाइंड आप लोगों को करूँगी। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के ऊपर ध्यान दिया है, ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी थ्रू IT विदाउट इंटरमीडियरीज, सो यू कैन गो डायरेक्ट, और इसके ऊपर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कहीं कहीं
लोग दुखी भी होंगे, पर मैं समझती हूँ कि अगर डायरेक्ट जनता को हम इसको पहुँचा देंगे तो इसका फ़ायदा बहुत कुछ हम लोगों को भी देखने को मिलेगा और राजस्थान को भी देखने को मिलेगा। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो, एक्चुअल सिंगल विंडो अब हमने तय कर दिया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वी हैव डन वेरी वेल। देश के अंदर हमारा नंबर है 6th नाउ इन द कंट्री। भामाशाह एक्ट और अथॉरिटी का गठन हो चुका है। वैट रिलेटेड इश्यूज जो हमारे हैं उसका रैशनलाइजेशन, उसका सिंप्लीफिकेशन, उसका कंप्यूटराइजेशन, ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। बैकवर्ड एरिया नहीं, आपने राजस्थान के अंदर देखा हुआ 33 डिस्ट्रिक्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स आगे चलते आए हैं वो आगे आज भी हैं। जो पीछे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम समझते हैं कि 60 साल का किसी ने राज किया होगा तो कोशिश ये करेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट्स को भी ऐसी स्थिति में ला दें कि वो बड़े डिस्ट्रिक्ट के साथ compete कर सकें। परंतु छोटे डिस्ट्रिक्ट तो और छोटे हो गए और जो आगे चलने वाले डिस्ट्रिक्ट थे वो आगे चल गए। उनके और उनके बीच में इतना गैप हो गया है कि उसको कवर करने के लिए बहुत मुश्किल है। और हमारी कोशिश ये है कि राजस्थान के अंदर इवन हैंडेडली सब डिस्ट्रिक्ट्स को एक लाइन पे लाने की हम कोशिश करें। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को फिर से लिफ्ट करके उनको उस लाइन पे लाने की हम कोशिश करें। इसलिए कुछ इंसेंटिव्स बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड एरियाज़ के लिए भी हमने दिए हैं ताकि वो एरियाज़ भी compete करने के लेवल के ऊपर आने की तैयारी कर लें। गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसके तहत पुराने कानून और नियम का हमने वीडिंग आउट कर दिया है। फाइनेंशियल पावर्स का डेलीगेशन हमने करने का काम किया है। वो मैंने कहा कि जो सिंगल विंडो क्लियरेंस के अंदर जिन लोगों को हम लोग बिठाएंगे उन लोगों को हम पावर्स भी देंगे ताकि वो वापस आना जाना उनका नहीं होगा, वो वहीं बैठ के उस सिंगल विंडो के अंदर जितने दिन उनको दिए गए हैं उसके अंदर अपना डिसीजन ले सकेंगे। युवाओं के लिए विशेष प्रावधान हमने तैयार किए हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट लोन्स हैं, जॉब मेले हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। अभी निप्रो का सेंटर कल झालावाड़ के अंदर ही हमने खोला है। और उसके अंदर एक पीपीपी के दौरान हम लोगों ने कोशिश की है कि स्किल ट्रेनिंग भी की जाए, टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग भी की जाए, एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट भी की जाए, डायलिसिस मशीन्स भी लग दिए जाएं। एंड ये इतना सक्सेसफुल हुआ है, अभी 12 मशीन से शुरू किया है, पर मैं समझती हूँ कि इसको आगे बढ़ाने के भी हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि किडनी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे आज बहुत सारे लोग, चाहे दिल्ली में हो चाहे अपने स्टेट में हो, ग्रस्त हैं। महिलाओं के लिए भी सोशियो इकोनॉमिक, दैट इज थ्रू भामाशाह एक्सेट्रा, एम्पावरमेंट करने की हमने कोशिश की है और ऐसे कई अनेक कदम हमने उठाए हैं। ये हमारा बजट इंक्लूसिव बजट, ऐसा बजट हमने करने की कोशिश की है। सब स्टेक होल्डर्स को हमने कंसल्ट किया है, यहाँ बैठे हुए, उससे नीचे के लेवल के, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बैठे हुए लोग, जो आपके अथॉरिटीज़ के लोग हैं, उन लोगों के साथ, सब लोगों के साथ बैठ के, इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस हैं, उन लोगों के साथ बैठ के हम लोगों ने कोशिश की है कि सब स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन हो, जैसे बेस्ट से बेस्ट हम रिजल्ट राजस्थान के हम ला सकें। इसलिए मुझे तो विश्वास है कि जनता के साथ साथ सभी मान्य सदस्य इस बजट को इससे खुश हैं और कईयों ने इसको सराहा भी है। मैं तो ये मानती हूँ कि मैं देख रही थी कि मान्य सदस्य ने बहुत कोशिश करके जो इंडिफेंसिबल था उसको डिफेंड करने की पूरी तरह से कोशिश की है, और उसके लिए मैं समझती हूँ कि अच्छी कोशिश रही, बहुत अच्छी कोशिश रही। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि वर्तमान वर्ष में, आई विल रिपीट इट, वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि बैकलॉग था, जो प्रॉब्लम्स थी उसके साथ आप अच्छी तरह से अवगत हो, उससे हम जूझ रहे हैं। हो सकता है कि जो हमने किया है उसके अंदर आप कुछ गलतियां भी निकाल सकते हो, परंतु जैसे आपने कहा, कोशिश में कोई कमी नहीं रही। और अब ये भी कहा था मैंने कि आगामी वर्ष के अंदर और भी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। यह है, आज की स्थिति है, चाहे आप दिल्ली में बैठे हों, चाहे यहाँ बैठे हों, चाहे दुनिया में कहीं भी किसी कोने में बैठे हों, अराउंड द वर्ल्ड दिस इज अ सिचुएशन विच इज हैपनिंग। सो अब मैंने मुख्य कारण भी बताया इसके अंदर, जो आपने भी इंगित किए, और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं रिपीट करना चाहूँगी, गत सरकार के समय जो विद्युत वितरण कंपनी थे उनका बहुत जोरदार कुप्रबंधन था और उसकी वजह से आज हमको दुखी होना पड़ रहा है। 80,000 करोड़ रुपए, आपने भी माना कि विशाल ऋण है और इस ऋण को बहुत मुश्किल से हम झेलेंगे। यस, अभी हमको उदय के थ्रू अपने इस कम स्पेस के अंदर 60,000 करोड़ को 2 साल के अंदर बजट के ऊपर लेना पड़ रहा है, वो कोई कम नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इट इज़ ट्रू कि ऑयल की प्राइसेस गिर गई हैं और मूल्य के कारण हमारे यहाँ राजस्व के अंदर भी कमी हुई है।
मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वेतन और पेंशन पर जो बढ़ता हुआ व्यय है, ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बैलेंसिंग बजट विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन सब चुनौतियों के बाद भी विकास कार्यों में बजट आवंटन के अंदर हमने कमी नहीं की है। मैं बार बार हमारे सब माननीय सदस्य को बोलती हूँ, हमारी कोशिश रहेगी, और उसमें मैंने ये भी सबको कह रखा है कि स्कूल्स खुलेंगे तो सब दूर खुलेंगे। मैंने ये भी कहा है, रोड्स बनेंगे तो जहाँ जहाँ खराब हैं वहाँ रोड्स बनेंगे। आपके जो CHCs, PHCs, 132s, 33s, हम ये देख के नहीं करेंगे कि हमारा पॉलिटिकल अपोनेंट है कि नहीं है, हम ये देख के करेंगे कि कहाँ जनता की ज़रूरत है, इसको देख के हम करेंगे। ये मैं आप लोग सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अब ये बजट आवंटन में कोई कमी नहीं है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक फिगर्स के ऊपर आपको कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। जो हमारा 2015-16 के अंदर आरई था, रिवाइज एस्टिमेट था, और जो 2016-17 के अंदर जो हमारा बजट एस्टिमेट है, देयर इज़ नो वे वी हैव कम डाउन। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर 2200 करोड़ से 3634 करोड़ पे अपन चले गए हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, आई एम जस्ट गिविंग राउंड फिगर्स, 4600 करोड़ से यू गॉन टू 5700 करोड़। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 20,248 से गॉन टू 23,177। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में, यू गॉन 7,500 टू 8,800। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ITI, you've gone from 716 to say 975. Public health and engineering में 7,000 to almost 8,000. Information technology में 674 to 725. Water resources में 2,200 से 2,900. पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड TSP में 15,264 to 15,000 और 16,000 करोड़। सो इन एवरी वे हम लोगों ने ये कोशिश की है कि यहाँ आपको बजट आवंटन में कहीं भी विकास कार्यों के लिए कमी नहीं हो, और एक्सपेंडिचर सब मेजर डिपार्टमेंट्स के अंदर बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। गरीबों के कॉस्ट पर अमीर का फ़ायदा, ये बड़ा आयरॉनिक मामला है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसे शब्द मेरे को यहाँ सुनने को मिलेंगे कि 60 साल हमने जो देखा है, गरीब, अरे गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं, आई एम नॉट गिविंग, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के ऊपर अपने 60 साल गरीबी हटाओ में ही निकाल दिए। कोई तो गरीबी तो नहीं हटी, गरीब तो बेचारों का मालूम नहीं क्या हुआ, और पूरी तरह से इसका फ़ायदा उठाया किन्हीं लोगों ने। मैं ये मानना चाहती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि इन सब स्लोगन से अगर हम लोग अलग हो जाएं, और जैसे आपने पहले कहा था कि हम लोग सब मिलके कोशिश करें, तो राजस्थान को भले ही धीरे धीरे हो, हम आगे बढ़ा सकते हैं। एवरी बजट, जैसे मैंने कहा, मस्ट बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन विच इज़ फॉरवर्ड, नॉट बैकवर्ड। सो हमारा बजट जो है वो प्रदेश के विकास और आम आदमी के कल्याण की भावना से प्रेरित बजट है, नॉट बिकॉज ऑफ राजनीतिक लाभ की वजह से नहीं है। और हमने कोशिश की है अध्यक्ष महोदय कि जन भावना और जो स्थानीय मांग है उसके अनुरूप हम प्रस्ताव बजट के अंदर लाने की कोशिश करें। फिर भी चाहते हुए भी पूरी मांगें जो मेरे पास आई हैं वो हम शामिल तो नहीं कर पाए हैं, परंतु बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मांगों को हमने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और आज बजट प्रस्तुत करने के बाद भी जो कुछ मांगें मेरे पास आई हैं उनको सकारात्मक रूप से मैं देखती हूँ। बजट के बाद प्राप्त मांगों में से कुछ मांगों के संबंध में कुछ घोषणाएं मैं आपके सामने करना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय। यह शहरी विकास के अंदर महुआ जिला दौसा में नगरपालिका बनाए जाने की मांग को देखते हुए मैं इसे नगरपालिका बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। नगरपालिका मांगरोल जिला बारा में बाढ़ और वर्षा के पानी की निकासी के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए के विकास कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराने की मैं घोषणा करती हूँ। कोटा शहर अब NCR दिल्ली के काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। शहरी क्षेत्र में निम्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। रंगपुर रोड पर ROB का निर्माण, न्यायपुरा क्षेत्र में मौजूदा आधारभूत खेल सुविधाओं को एकीकृत करके एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विकास और निजी जन सहभागिता के आधार पर खिलाड़ियों के लिए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर स्पोर्ट्स रेस्ट हाउस और भूतल पे कमर्शियल गतिविधियों के लिए निर्माण, दशहरा मैदान के विकास कार्य,
NH 76 अंडरपास, कोटा कलेक्टर कार्यालय और जिला और सत्र न्यायाधीश परिसर को एक भूमिगत मार्ग से जोड़ने का काम और भूमिगत पार्किंग का निर्माण। इस बजट में शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु 4,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की थी। उसमें आंशिक संशोधन करते हुए जिला अलवर के स्थान पर जिला चूरू पढ़ा जाए। इसी क्रम में 670 करोड़ रुपए के निम्न कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। 100 करोड़ रुपए की लागत से माउंट आबू में पेयजल और सीवरेज के विकास कार्य। झालावाड़ और झालरापाटन में 100 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज कार्य। आयर नदी के सौंदर्यीकरण एवं उसमें आने वाले दूषित पानी को रोकने के लिए 120 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य। सवाई माधोपुर शहर की सीवरेज समस्या के समाधान के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य। कोटा शहर की सीवरेज और पेयजल व्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में 250 करोड़ रुपए के विकास कार्य। अंता जिला बारा में पुराने खेमजी महाराज तालाब की सफाई, संवर्धन और सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 4 करोड़ 45 लाख रुपए के विकास कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाए जाएंगे। मैंने अपने बजट भाषण में ऐसे शहर जहां पर नेशनल हाईवे द्वारा बाईपास बना दिया गया है, वहां शहर के से गुजर रहे पुराने नेशनल हाईवे की सड़क की मरम्मत 300 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने की घोषणा की थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए करने की घोषणा करती हूँ। राज्य में 80 करोड़ रुपए की लागत से जिला चूरू में 10, जिला हनुमानगढ़ में 8, जिला नागौर में 6, जिला बाड़मेर में 4, जिला चित्तौड़, जिला सीकर, जिला करौली और जिला भरतपुर में 1-1 RUB सहित कुल 32 RUB का निर्माण करवाया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से देबारी पावर हाउस से गुडली, खेमली, घासा, पलाना कला, मावली संपर्क सड़क की मांग की जा रही है। अतः मैं 54 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से इस सड़क के निर्माण की घोषणा करती हूँ। बीकानेर में 135 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। उदयपुर में 136 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। गढ़ी और घाटोल के बीच चाप नदी पर 6 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण करवाया जाएगा। वो कहाँ गए वो? हाँ, माही अनास नदी पर संगमेश्वर चिखली पुल का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। मांगनियार राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में निवास करने वाले मुस्लिम समुदाय हैं। वंशानुगत पेशेवर संगीतकारों का ये समुदाय अपने शास्त्रीय लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इस समुदाय के विकास के लिए 37 गांव ढाणियों को सड़क से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण चरणबद्ध रूप से 23 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि केंद्र सरकार ने लगभग 625 किलोमीटर लंबाई की निम्न 3 सड़कों को नए राष्ट्रीय राज्य मार्ग घोषित करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। जिरका फिरोजपुर मैंने हरियाणा, पहाड़ी नगर खेडली, महुआ हिंडौन करौली मंडरायल मोहाना ये एक सड़क, सिरसा नोहर तारानगर चूरू, जालोर रामसिन भीनमाल करड़ा सांचौर ये 3 सड़कें। साथ ही जोधपुर बाईपास को भी नेशनल हाईवे बनाने की सैद्धांतिक सहमति केंद्र सरकार द्वारा हमको दी गई। इसमें यह कहना चाहूँगी कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसी भी वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के NHAI के प्रोजेक्ट्स स्वीकृत नहीं हुए हैं। NHAI अभी तक प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करता रहा है, परंतु मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कब हुआ, इतना विजन लेड प्लान के तहत कब केंद्रीय मंत्री खुद आए और 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को देके उसकी घोषणा करके यहाँ से गए, ये तो मैंने कभी पहले तो सुना नहीं। ऐसा कब हुआ है जब मात्र 2 वर्षों के अंदर 2016 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज ऐड हुए हैं और राजस्थान के रोड नेटवर्क को बढ़ाया गया है? क्या ये, मुझे नहीं समझती हूँ कि ये तो इन्वेस्टमेंट ही है, और इसलिए इन इन्वेस्टमेंट्स को भी मैं समझती हूँ कि अपने को अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में डाल लेना चाहिए, ताकि सब लोगों को ये मालूम तो हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा तो इनकी वजह से आएगा कि अच्छे रोड्स बन रहे हैं, अच्छे बिजली की स्थिति है, अच्छी पानी की स्थिति है, और ये कमी हमें नहीं होगी। इसलिए तो इंडस्ट्री अपने स्टेट को चुन के और अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगी।
सूचना और प्रौद्योगिकी के अंदर राज्य, संभाग और जिला स्तर की तरह पंचायत स्तर के तक के समस्त सरकारी कर्मियों को सरकारी कार्य हेतु सूचना के सुगम आदान प्रदान के लिए राजकीय ईमेल और अटल सेवा केंद्रों पर आईपी फोन्स की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। विभिन्न विकास योजनाओं में प्रदेश के नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्राउड सोर्सिंग पोर्टल बनाने की घोषणा करती हूँ, जिसके माध्यम से हमारी किसी भी परियोजना में सभी इच्छुक व्यक्ति प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से अपनी पसंदीदा योजना में अपनी सामर्थ्य अनुसार योगदान कर सकें। डिजिटल राजस्थान का सपना तभी साकार होगा जब शहर के साथ साथ ग्रामीण प्रदेशवासी भी आईटी में साक्षर होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि घर घर में आईटी लिटरेट व्यक्ति हों और मैं आगामी वर्ष में 2 लाख प्रदेशवासियों को आईटी ट्रेनिंग प्रदान किए जाने की घोषणा करती हूँ। हम प्रदेशवासियों को सरलता और सुगमता से सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और इसीलिए 200 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ऑनलाइन होने के बाद भी कई बार प्रक्रियात्मक जटिलता जैसे आवेदन पर हस्ताक्षर करना और दस्तावेज की प्रति अपलोड करना आदि से आमजन को पूर्ण सुविधा नहीं मिल पाती है। जनता की इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा करती हूँ। राजस्थान सिंगल साइन ऑन, वन आइडेंटिटी एंड वन एप्लीकेशन फॉर ऑल डिपार्टमेंट ई सर्विसेज के माध्यम से केवल एक लॉगिन के द्वारा प्रत्येक प्रदेशवासी अपने से संबंधित चयनित समस्त सेवाओं को एक्सेस कर सकता है। अलग अलग वेबसाइट पर जाने और अलग अलग पासवर्ड याद रखने की अब आवश्यकता नहीं होगी। राजस्थान ई वॉल्ट, इसके अंदर है राजस्थान ई वॉल्ट वन ई लॉकर के अंदर सेंट्रल एंड सिक्योर रिपोजिटरी फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स इंटीग्रेटेड विद वेरियस डिपार्टमेंटल एप्लीकेशंस। इसके माध्यम से प्रत्येक प्रदेशवासी द्वारा अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत लॉकर, जिसमें सरकारी और निजी दस्तावेज आसानी से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जा सकेंगे और सिंगल साइन ऑन के माध्यम से कहीं भी कभी भी आवश्यकता अनुसार प्रिंट लिए जा सकेंगे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जा सकेंगे। राजस्थान ई साइन मीनिंग सिक्योर ई सिग्नेचर मैकेनिज्म फॉर रेजिडेंट्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑनलाइन। ये आवेदन तभी सही मायने में काम के हैं जब उन्हें अलग से हस्ताक्षरित करवाने की आवश्यकता न हो। इसके लिए हमने सभी को ई साइन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। देश में ऐसी सुविधा देने वाला राजस्थान पहला प्रदेश होगा। नित्य प्रतिदिन के राजकीय कार्यों का आईटी इनेबलमेंट करके राजकीय कार्यालयों को लेस पेपर ऑफिस बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, लीव, ट्रांसफर, पोस्टिंग्स, डेप्यूटेशन, एपीआरस, टूर्स, ट्रैवल मैनेजमेंट, लीव एनकैशमेंट, मेडिकल एवं अन्य विभिन्न प्रकार के बिलों के भुगतान, विभिन्न एनओसीज, प्रोजेक्ट अप्रूवल, सैंक्शंस आदि कार्यों को ऑनलाइन कर इन कार्यों में मैन्युअल फाइल्स का उपयोग समाप्त किया जाएगा। यह राज्य सरकार का इंटेंट है। इंटेंट सर, मुझे इस बात की है कि कल कोई ऑफिस में पहुंच के कहे कि आपने कल ही तो कहा था कि ये सब होने वाला है और अभी तक तो हुआ नहीं है, तो इसकी तो अच्छी हेडलाइन भी बन जाएगी और पेपर पड़ा हुआ है। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि इंटेंट का मतलब ये है कि इसके लिए समय लगता है। जैसे जैसे लोग उसको समझते हैं, जैसे जैसे लोग उससे कंफर्टेबल हो जाते हैं, वैसे वैसे उनको आगे बढ़ाने का काम वो करते हैं। इसलिए यहाँ मैंने कहा है कि राज्य सरकार का इंटेंट है। हमने एक पहल की है जिससे आम जन को पारदर्शी और त्वरित सेवाएँ मिलेंगी। इस बदलाव में समय तो लगेगा, परंतु इसकी निश्चित तौर पर क्रियान्विति की जाएगी। इसके साथ ही रीको, बीआईपी, कमिश्नर इंडस्ट्री एवं एमएसएमई के कार्यालयों को लेस पेपर किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी किया जाएगा ताकि निवेशकों को सुगमता से सुविधाएं उपलब्ध हो सके। आमजन को सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न दस्तावेज जमा कराने की व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से ई मित्र के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं में दस्तावेज संलग्न कराने की आवश्यकता को भी समाप्त किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। शिक्षा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मांडली चारणा कजनऊ बावड़ी में जिला जोधपुर को निर्धारित मापदंड के अनुसार माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा करती हूँ। राज्य सरकार ने विद्यालय सहायक की नियुक्ति के लिए नए नियम राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2015 लागू किए हैं।
परंतु इससे संबंधित विभिन्न प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से इनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी और इसका वास्तविक लाभ इससे संबंधित अभ्यर्थियों को नहीं मिल सका है। इस समस्या के समाधान के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। उप समिति द्वारा इस संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने पर उस पर विचार किया जाएगा। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 से संबंधित शिक्षकगण के 2 साल की परिवीक्षा अवधि के समापन पर स्थायी वेतन के स्थान पर नियमित वेतन का प्रकरण लंबे समय से विचाराधीन था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पंचायती राज विभाग ने इस समस्या का विधिवत निराकरण कर लिया है। बजट भाषण में सीकर स्थित राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर भौतिक शास्त्र विषय खोले जाने की घोषणा की थी, जिसे संशोधित करते हुए इस विषय को स्नातकोत्तर स्तर पर खोले जाने की घोषणा करती हूँ। मैं इसी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राणी शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, समाज शास्त्र विषय प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही इस महाविद्यालय में 50 लाख रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बनाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मैंने इस बजट में राजकीय कन्या महाविद्यालय सादुल शहर में गृह विज्ञान विषय प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। इसी क्रम में अब मैं इसी महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पंजाबी विषय को प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। बजट भाषण में राजकीय महाविद्यालय खंडेला होद में भूगर्भ शास्त्र विषय प्रारंभ करने की घोषणा को संशोधित करते हुए इसके स्थान पर गृह विज्ञान विषय प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। राजकीय धर्मचंद महाविद्यालय बहरोड में छात्रों की मांग को देखते हुए स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा करती हूँ। नागौर के माड़ी देवी मिर्धा महाविद्यालय में विज्ञान संकाय वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और रसायन शास्त्र प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय चूरू में भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र और गणित में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। पिछले दिनों नागौर भ्रमण के दौरान नावा, कुचामन, मकराना के लोगों द्वारा राजकीय महाविद्यालय की मांग की गई। इन क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंगलाना तहसील परबतसर जिला नागौर में एक राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। चौमेला जिला झालावाड़, गोगुंदा जिला उदयपुर तथा मांगरोल जिला बारा के राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा करती हूँ। पेयजल में अटरू जिला बारा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु 15 करोड़ रुपए की लागत से अटरू खेड़लीगंज पेयजल योजना प्रारंभ की जाएगी। फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2000 गांवों में 330 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक आधार पर जल शोधन यंत्र आरओ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। जनजाति बाहुल्य बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के गंभीर रूप से जल अभावग्रस्त क्षेत्र में खांदू नदी जल ग्रहण क्षेत्र में वडला वाला नाका खजूरा एवं वडला की रेल खजूरा में 907 लाख रुपए की लागत से 2 माइक्रो स्टोरेज टैंक का निर्माण किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य, मैंने बजट में एलोपैथी में के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु अप्रैल 2016 में 60 से 62 वर्ष किए जाने की घोषणा की थी। अब मैं इसे मार्च 2016 से ही लागू करने की घोषणा करती हूँ। सीकर मेडिकल कॉलेज पूर्व में स्वीकृत 7 मेडिकल कॉलेज के अलावा सीकर में भी भारत सरकार के सहयोग से एक नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही मुझे बताते हुए खुशी है कि अलवर मेडिकल कॉलेज के लिए भी वर्तमान जेल परिसर में स्थान चिन्हित कर लिया गया है। वर्तमान में ग्रामीण विकास में MLA LED योजना के तहत प्रत्येक विधायक के स्तर पर प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की जा सकती है। इस सीमा को 25 लाख रुपए से बढ़ाते हुए अब वार्षिक 2 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान करने की मैं घोषणा करती हूँ। बजट में महात्मा गांधी नरेगा से कन्वर्जेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं को संचालित किए जाने पर विशेष बल दिया था। इसी क्रम में मैं निम्न घोषणाएं करती हूँ। राज्य में कृषि उत्पादन के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था, अब आप सुन लो, ना वैसे नहीं मिलना है। राज्य में कृषि उत्पादन के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होने के कारण आकस्मिक वर्षा, ये भी वापस चला जाएगा, नहीं होने के कारण आकस्मिक वर्षा एवं अन्य प्राकृतिक कारण से कृषि उत्पाद नष्ट हो जाते हैं। अतः खाद्यान्न को सुरक्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 खाद्यान्न भंडार निर्मित किए जाएंगे। राज्य का ग्रामीण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि उत्पादकता एवं पशु संवर्धन पर निर्भर है।
पशुओं के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि पशुओं के लिए स्वच्छ वातावरण और छाया पानी की उचित व्यवस्था की जाए। इस हेतु लगभग 50,000 परिवारों के लिए कैटल शेड, जिसमें पशुओं के लिए छाया, चारा और पानी की खेली का निर्माण करवाया जाएगा। वन में विलायती बबूल से निर्मित कोयले के परिवहन को सरल बनाने के उद्देश्य से ट्रांजिट पास जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन किए जाने की घोषणा करती हूँ। नवीन व्यवस्था के तहत जिले में ट्रांजिट पास जारी करने के लिए पटवारी ऑथराइज्ड होगा और राज्य में कहीं भी परिवहन हेतु ट्रांजिट पास जारी करने के लिए संबंधित तहसीलदार तथा राज्य से बाहर का ट्रांजिट पास जारी करने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी ऑथराइज्ड होगा। जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से 10 विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित नहीं है। आगामी वर्ष से इन 10 आवासीय विद्यालयों में भी विज्ञान संकाय प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। गृह विभाग में वर्तमान में विशेष शाखा के अंतर्गत एंटी सैबोटाज चेक टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड कार्यरत है, जिनमें एक रूपता नहीं है। इन 8 विशेष शाखाओं की नॉर्म्स निर्धारित करते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि 3 पुलिस निरीक्षक, 17 उप निरीक्षक, 23 हेड कांस्टेबल्स, 41 कांस्टेबल्स, 2 कांस्टेबल चालक, 8 चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस लाइन सिटी जयपुर में बैरक निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। कौशल और श्रम राज्य की समृद्ध लोक कलाओं और लोक कलाकारों के हुनर विश्व प्रसिद्ध हैं। युवा वर्गों में हमारी इस अटूट परंपरा को अधिक सशक्त करने के लिए राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा आगामी वित्त वर्ष में विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। इस कड़ी में सर्वप्रथम जैसलमेर में मंगनियार और लंगा कलाकारों के लिए पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। निर्माण श्रमिकों में राजमिस्त्री, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, रंगकर्मी, बढ़ाई ये भी शामिल हैं। इनको अपने व्यवसाय हेतु औजारों की आवश्यकता होती है। निर्माण श्रमिकों को अपने व्यवसाय हेतु आवश्यक गुणात्मक औजार खरीदने में सहायता करने के लिए निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा न्यूनतम 3 वर्ष तक निरंतर पंजीकृत हितधारियों को स्वयं के स्तर पर टूल किट खरीदने की स्थिति में 2,000 रुपये का पुनर्भरण उनके बैंक खाते में किए जाने की घोषणा करती हूँ। अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए वर्तमान में 2 लाख और 10 लाख रुपए की मेडिक्लेम पॉलिसी का विकल्प उपलब्ध है। अब ये विकल्प 5 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए भी उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। पूर्व में पत्रकारों को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई हुई है। अब मैं इस सुविधा का विस्तार करते हुए अक्रेडिटेड पत्रकारों को रोडवेज की वॉल्वो बसेस में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए घोषणा करती हूँ। कर संबंधी प्रस्ताव। नागौर में निर्मित हैंडमेड टूल व न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम 80 रुपये बिक्री मूल्य तक के प्लायर्स, कटर्स, पिंसर्स, हथौड़े, टोंग्स एवं सुनारी औजार को कर मुक्त किए जाने की घोषणा करती हूँ। मैंने बजट 2016-17 में फैमिली प्रॉपर्टी की रिलीज डीड, सेटलमेंट और पार्टीशन डीड पर 1.5% की दर से समान स्टैंप ड्यूटी निर्धारित किए जाने की घोषणा की थी। इस संबंध में प्राप्त सुझाव और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए पैतृक संपत्ति की रिलीज डीड पर स्टैंप ड्यूटी घटाकर 5 लाख रुपए मूल्य तक की संपत्ति की रिलीज पर अधिकतम 1,000 रुपये, 5 लाख से 10 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति की रिलीज पर 2,000 रुपये और 10 लाख रुपए के अधिक मूल्य की संपत्ति पर 5,000 रुपये किए जाने की घोषणा करती हूँ। अभी थैंक यू। माननीय सदस्य लूनकरण से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया था। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ कि इसके संबंधित अंतिम नोटिफिकेशन 6 मार्च 2013 को जारी किया गया था, जिसमें ड्यूटी 2.5% है। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। और राजस्थान में कपड़ा उत्पादन के उपयोग में आने वाले यान पर हमने बजट में 2% प्रवेश शुल्क आरोपित किया था। राज्य के एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में यान जॉब वर्क पर जाने पर भी प्रवेश कर का दायित्व बनता है।
इस समस्या के निराकरण के लिए राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में ही अर्थात एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया में जॉब वर्क पर आने वाले यान को प्रवेश कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वैट, एंट्री टैक्स और स्टैंप ड्यूटी के लिए एमनेस्टी स्कीम्स 2016 जारी की गई हैं। इन योजनाओं के उत्साहजनक परिणाम आए हैं तथा अभी तक लगभग 22,000 प्रकरणों में व्यवहारियों एवं व्यक्तियों द्वारा इन योजनाओं का लाभ उठाया गया है। इन योजनाओं की अवधि दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त हो रही है, जिसे दिनांक 31 मार्च 2016 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में सराफा और जेम्स एंड स्टोन्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम लागू है। ऐसे व्यवहारी जो समय पर अपने कॉम्पोजिशन राशि जमा नहीं करा सके थे, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे व्यवहारियों को भी उक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। मैरिज हॉल्स के लिए वर्तमान में कॉम्पोजिशन स्कीम 2015 प्रभावी है। इस योजना के साथ साथ वर्ष 2015-16 के लिए मैरिज हॉल से संबंधित एग्जेम्पशन स्कीम लाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें देय एग्जेम्पशन फ़ी जमा कराने पर छूट का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त मैरिज हॉल के लिए नवीन कॉम्पोजिशन स्कीम 2016 लाया जाना प्रस्तावित है। व्यापार जगत द्वारा ग्वारगम और ग्वारगम पाउडर और इलेक्ट्रिक स्विच गियर के संबंध में स्पष्टीकरण चाहे जा रहे हैं, अतः इस संबंध में इन प्रविष्टियों को और स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग जगत द्वारा ACSR कंडक्टर्स पर प्रवेश कर पुनः लगाने की मांग की गई है, अतः उनकी इस मांग पर ACSR कंडक्टर्स पर 4% की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्य, आज राजस्थान दिवस है और मैं इस गौरवशाली अवसर पर टीम राजस्थान, जिसमें सभी प्रदेशवासी शामिल हैं, को शुभकामनाएं देती हूं और उनको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब मिलकर प्रदेश के विकास के प्रदेश को अपने नई ऊंचाइयों पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। सब लोग मिल के काम करेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों को अनुरोध करती हूं कि प्लीज़ आप लोग राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजित हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें ज़रूर शामिल होंगे। अंत में मंजुल भार्गव जी जो नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स थे वहाँ होने वाले हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि पूरा हाउस वहाँ रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक गौरवशाली दिवस है। अंत में मैं फिर इतना ही कहना चाहूँगी कि सकारात्मक सोच का परिचय सब लोग दिखाएं और हम लोग विकास के रास्ते पर चलें और इस विकास के अंदर एक दूसरे के हम सब सहभागी बने और जो हमारा राजस्थान का नवनिर्माण है उसका हम सब एक संकल्प लें और मिलकर उस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करें। और जाते जाते मैं एक छोटी सी शायरी आप लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेहरबानी करके, मैं शायरी कह के इसको समाप्त करना चाहती हूँ। उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते। धन्यवाद।